shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree then ये सब कर रहे हैं। हाँ सर 20√3 आ रहा है। ये देखो ये टावर है, ए बी मान लेते हैं टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट से मेजर किया जा रहा है टॉप का। तो ऑब्वियसली सन की वजह से जो है शैडो की लेंथ जो बड़ी या छोटी होती जाएगी। तो अगर ये 60 डिग्री है तब जो लेंथ थी शैडो की, ये रहा ना, ये लेंथ है, मतलब बी सी इसमें एक शैडो की लेंथ है और बी डी दूसरी शैडो की लेंथ है जब एंगल 30 डिग्री हो जाएगा तब। तो 40 मीटर लॉन्गर है, तो मतलब ये 40 मीटर हो गया। अरे 40 मीटर कैसे? लेंथ बड़ी होगी ना, पहले 60 डिग्री पे जितना भी शैडो की लेंथ थी, सपोज एक्स थी, लेट लेंथ ऑफ शैडो is equal to x when sun's यस सर 20√3 आ रहा है। altitude is 60 degree, then length of shadow is equal to x plus 40 when sun's altitude will be 30। ठीक है, पहले x था तो अब x plus 40 हो जाएगा, शैडो की लेंथ देख सकते हो आप यहाँ पर। फिर से एक चीज ये भी करो, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर, ए बी बी द हाइट ऑफ टावर। अब इसके बाद आप बेटा क्या करो, इन ट्राइंगल एबीसी में देखो ध्यान से, एबीसी ट्राइंगल में ना, क्योंकि आपको x निकालना है तो आपको ना तो आपको ये h पता है ना x पता है, लेकिन दो अलग अलग ट्राइंगल्स में अगर हम 10-30 डिग्री 10-60 डिग्री लगा के करेंगे ना सॉल्व, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक एबीसी और एक एबीडी। तो एबीसी ट्राइंगल में पहले अगर हम देखें तो 10-60 डिग्री अगर निकालें h बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू एच लिख दो। ठीक है, लेट ए बी इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ टावर, मतलब लेट कर लिया हमने, मान लिया कि हाइट जो है वो h है। तो यहाँ से आपके पास √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी h बाई √3, क्योंकि हमें h फाइंड करना है इसीलिए सभी चीजों को h के टर्म में ही रखेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है ना, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर के लिए जितनी भी ये x को हम h के टर्म में ही लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इक्वेशन 1 कह देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी में अगर हम देखें तो 10-30 डिग्री निकालो, 10-30 डिग्री कितना हो जाएगा, h बाय 40 प्लस एक्स, और 10-30 1/√3 होता है, और h की जगह पे h ही रहने दो और 40 प्लस एक्स की जगह पे h बाई √3 रख दो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो h√3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 40 प्लस h बाई √3 हो जाएगा, और h√3 माइनस h बाई √3 हो जाएगा 40 के इक्वल। और फिर h कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो √3 एलसीएम हो जाएगा और 3 माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 40। थोड़ा सा और कैलकुलेशन सिंपल करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन और सिंपल करो, तो इसमें आपको दिखेगा कि h 2 बाई √3 इज इक्वल टू 40, और फिर 2 से ये कैंसिल कर देंगे, h की वैल्यू आ जाएगी 20√3। लास्ट में लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20√3 मीटर। आई बात समझ में? सर डेसिमल्स में निकालना है इसका आंसर? नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू √3 की नहीं दी हुई है। 1.73 गिवन नहीं है हाँ, इसीलिए। लिखा होता ना कि √3 की वैल्यू जो है 1.73 ले सकते हैं, तब हम वैल्यू रखते, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो क्या था, इसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे थे, राइट एंगल ट्राइंगल्स, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हुए हम h और x दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनफैक्ट इवन इवन x कहा जाता फाइंड करने के लिए, तो इसमें h की जगह पे 20√3 पुट कर देंगे तो x भी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आप लोगों को आया होगा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सर पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला मॉड्यूल सॉल्व करें या पहले ये वाला मॉड्यूल सॉल्व करें, एप्लीकेशन वाला?
कोई भी कर सकते हो दोनों में से, अगर आपने आइडिया, आपको बेसिक आइडिया लग चुका है तो कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। एक मिनट रुक जाओ, देखते हैं अभी कौन सा क्वेश्चन किया जाए, देखते हैं। हम्म, देखो इतना छोटा क्यों आ रहा है भाई? ये करो, सर बिल्डिंग की सर हाइट 16.6 मीटर। यस सर 16.6 मीटर अप्रॉक्स। तो ये देखो 9th क्वेश्चन, जिनका आंसर नहीं आया है या जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो बच्चे ध्यान से देखो। पहली बात तो इसमें लिखा हुआ है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो होती है ना वो ऐसे वर्टिकल होती है, मतलब आप ए बी को आप बिल्डिंग कह सकते हो। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब सीधा है कि सीधी सी बात यह है कि ऑब्जर्वर जो है ना, जो देखने वाला है वो नीचे है, बिल्डिंग से नीचे बैठ करके देख रहा है, कहीं पर ग्राउंड पे होगा। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर। अच्छा जी, ये एक टावर भी है, ठीक है, टावर भी है एक। तो अब ये टावर कैसा होगा, अब ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना, कैसा होगा ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूरा पढ़े बिना ना, है ना, फिगर नहीं बना सकते हैं हम। इसमें होगा क्या कि टावर ना ऊंचाई पे है, बिल्डिंग से ऊंची है। देखो इस तरीके से है कुछ, मान लो तुम इसको तुम सी डी कह दो, तो ये सी डी टावर है, दोनों जमीन से लगे हुए हैं, ये ग्राउंड पे इनकी पोजीशन है, फुट है। बी जो है वो हाउस की बिल्डिंग का फुट है, सर 16.6 मीटर आ रहा है। और डी जो है वो टावर का फुट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या हुआ ए, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर मतलब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। तो ये रहा 30 डिग्री एंगल एलिवेशन। और एक बात लिखी हुई है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ये रहा टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये सी पॉइंट है, इसका एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग का मतलब ये, ओह सॉरी लाइन सीधी नहीं हुई, ये एंगल ऑफ, ये एलिवेशन जो दिया हुआ है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ये बात समझ में आई, मतलब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। अब कह रहा है टावर की हाइट जो है वो 50 मीटर है, टावर की हाइट 50 मीटर है, तो बताओ कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। अब मुझे ये नहीं पता, इसमें ये नहीं पता चल रहा है इन बातों से कि कौन से किसकी हाइट ज्यादा बड़ी है, वो पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पर। सॉल्व कर लेंगे जरूर पता चल जाएगा। तो देखते हैं बेटा, देखो इस तरीके से तो हमने फिगर बना दिया, इसको आप लिख भी दो, लेट ए बी एंड सी डी बी हाइट्स ऑफ
building and tower respectively. ये मैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ, ये सारी बातें एक्चुअली उनको एक मैं आइडिया दे रहा हूँ या हिंट दे रहा हूँ कि ये सारी बातें लिखनी जरूरी है टू सिक्योर 100% मार्क्स, ठीक है। अगर हाँ 80-90s में रहना है तब तो आप ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर भी करोगे ना, ये सारी बातें नहीं लिखोगे तो 80-90s में आ ही जाओगे, लेकिन सॉल्व करने से, लेकिन सॉल्व करके क्वेश्चन को, लेकिन अगर आपको 100% में लाना है तो ये छोटी छोटी चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए मैं उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ जिनका टारगेट 100% है। तो ABCD हाइट्स होगा बिल्डिंग और टावर का रेस्पेक्टिवली, ये हमने ले लिया। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC की बात कर लेते हैं, सॉरी CDB की पहले बात कर लेते हैं, CDB की पहले बात कर लेते हैं। CDB में 1060 डिग्री लगाओ, बिकॉज इसमें आपको ये CD दी हुई है और DB आपको पता करना है, DB ही पता करने का फायदा है, बाकी तो CB पता करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो ये हो जाएगा CD/DB, ठीक है। √3 इज इक्वल टू CD की लेंथ दी हुई है 50/DB, तो DB क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से √3 DB इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, और फिर DB की वैल्यू आ 50 by जाएगी √3. 50, यस 50/√3, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। और फिर इन ट्राइंगल ABD में अगर हम देखें 1030 डिग्री इज इक्वल टू AB/BD हो जाएगा, और फिर 1/√3 इज इक्वल टू AB की जगह पे AB ही छोड़ देंगे और BD की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे 50/√3, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 50/√3 इज इक्वल टू √3AB हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये आ जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये √3AB इज इक्वल टू 3AB इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, और AB की वैल्यू आ जाएगी 50/3। और हमें इसमें कहा गया था बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने के लिए, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? 50/3। 16.66 meter approx. हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। नेक्स्ट फ्रैक्शन में छोड़ दे। सो ओके, ये आ गया आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने के लिए कही गई थी, तो हमें तो लास्ट में हम स्टेटमेंट ये लिख देंगे, फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 50/3 मीटर, ठीक है। ये आप लिख के छोड़ दो इसको। आई बात समझ में सबको? सर यस सर। हाँ बोलो। सर इसमें सर बिल्डिंग की हाइट हमने उससे छोटी लिया सर, वो बड़ी भी हो सकती है? हाँ बड़ी भी हो सकती थी, हो सकती, लेकिन वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, क्या डेटा दिया हुआ है, 30, 60, 50 इन सब की वजह से आ रहा है ना, तो वो कैलकुलेट करने के बाद पता चल जाएगा। सर इतना ध्यान देना पड़ेगा, दोनों को इक्वल लेंथ क्या? हाँ डायग्राम में फिगर। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। सर बोलो बोलो यस सर। बोलो। सर फिगर में, यस सर एक सेकेंड, ये क्लियर सर? हाँ बोलो। सर इस फिगर में जैसे हमने CD को ABC से बड़ा दिखा रहे हैं, तो हम दोनों को इक्वल लेंथ दिखा दे, मतलब और लिख दे कि 50 मीटर है, बट हम इक्वल लेंथ दिखा सकते हैं ना, इसमें मार्क्स हो सकते हैं? नहीं इक्वल तो बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, इक्वल तो बिल्कुल नहीं लेना है, जैसे ही ये एंगल चेंज हो रहा है तो इक्वल बिल्कुल मत लो, ठीक है। इक्वल बिल्कुल मत लो, ऐसे भी इक्वल बिल्कुल मत सर लो, फिगर में इक्वल बिल्कुल मत लो। ओके सर। हाँ इक्वल मत लो, इक्वल लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। इक्वल मत लो अपनी मर्जी से, वो तो गलत, मेरे ख्याल से सही नहीं है वो, बिल्कुल सही नहीं है वो, ठीक है। मार्क्स कटेगा नहीं कटेगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये इन सब चीजों को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप ये रिस्क मत लो। रिस्क नहीं ले। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। Two points of equal height are standing opposite to each other on the
देखो इसमें कैसे पता चलता है, पूछा है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी किसकी हाइट ज्यादा है, तो वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है ना, एंगल की वजह से होगा। मतलब तुम अगर एग्जैक्ट एंगल बना करके करोगे ना तो अपने आप दिख जाएगा कि भाई कौन सी लेंथ किसकी ज्यादा है। लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पर प्रोटेक्टर से मैंने ड्रॉ नहीं किया था तो मुझे पता नहीं चल रहा था, तो मैंने रफली ड्रॉ कर दिया था। हम्म। सर सेम साइड पे रोड पे कि मतलब अपोजिट साइड पे है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन अ साइड ऑफ अ रोड। ठीक है, अपोजिट साइड है, रोड के अपोजिट साइड में है, ओके सर। विच इज 80 मीटर वाइड। इसका सर मतलब ये हाइट हुआ है कि सपोज ट्वेंटी ये रूट रोड थ्री है। मीटर हाँ, तो यहाँ एक पोल है, एक तरीके से देख सकते हो, और यहाँ पर एक दूसरा पोल है। इस तरीके से रोड के ऊपर दोनों पोल है। तो इतना ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधी सी बात ये है कि इस तरीके से आप क्या करो, दो इक्वल हाइट के पोल ले लो, और ये जो पोर्शन है ना, जिसको मैंने यहाँ पर देखो थोड़ा सा डार्क कर दिया है, ये वाला रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए बी और सी डी जो है वो टावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी। और रोड जो है ये आपका 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स आर 60 एंड 30। मान लो ये ई पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, और दूसरे इसी पॉइंट से दूसरे पोल के टॉप का जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री बन रहा है। आप लोग स्केल से बनाओगे ना फिगर तो अच्छा दिखेगा, मैंने ऐसे रफली बना दिया, आप लोग स्केल से पेंसिल से बनाना अच्छे तरीके से बोर्ड के एग्जाम में। खैर ज्यादातर बच्चों को बताना नहीं पड़ता, ये जो जिनके आने होते हैं ना 100 में 100, तो उसको ये बताना नहीं पड़ता, उसको बचपन से आदत पड़ी होती है। और जिसके नहीं आने हैं उसको सिखाने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है उसको वो अडेप्ट करना वो आदत, क्योंकि आदत एक दिनों में नहीं बनती ना, आदत तो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल में आदत आदत डेवलप होती है। तो लेकिन फिर भी ट्राई जरूर करना है आपको। पेंसिल से ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि पेंसिल से स्केल से बनाना है, वो बच्चे जानते हैं खुद ही। अब मुझे पता नहीं क्यों आदत पड़ गई है बोलने की। ओके, तो इसमें ये फिगर को अभी लिख भी दो, एक्सप्लेन भी कर दो इसमें। लेट ए बी एंड सी डी बी हाइट्स ऑफ पोल्स। ठीक है, ये लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई में अगर हम देखें, ये दोनों की हाइट को मान लेते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू, आप एच चाहो तो ले सकते हो, ये एच ले लिया दोनों की हाइट को। तो इन ट्राइंगल ए बी ई में क्या करेंगे, 1060 लगा देते हैं, एच बाई बी हो जाएगा, इनफैक्ट ए बी बाई बी हो जाएगा, और 1060√3 होता है तो ये एच बाई बी हो जाएगा, और बीई की वैल्यू जो है वो h/√3 आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्योंकि h फाइंड करना है, तो इसीलिए सभी चीजों को, बीई को, ईडी को, सबको हमें h के टर्म में लिखना चाहिए, क्योंकि हमें h ही फाइंड करना है, तो सब कुछ h के टर्म में होना चाहिए, डिस्टेंसेस वगैरह जो भी है। अगेन अगेन इन ट्राइंगल सी डी ई में देखें अगर, तो 1030 डिग्री लगाएंगे अगर, तो वो हो जाएगा सी डी बाई डी ई। ठीक है, और ये 1/√3 को आप लिख सकते हो सी डी की जगह पे h, और d को 80 माइनस h/√3। देखो मैंने ये शॉर्टकट ले लिया यहाँ पर, आपको ये नहीं करना है, आपको d को पहले दिखाना है इसमें। ठीक है, पहले तो आप अगले स्टेप में ये लिखना था आपको, सी डी को सी डी लिखते और d को लिखते आप बी डी माइनस बीई। ठीक है, और फिर ये स्टेप लिखना था। मैं ये चीज जो है ना आपको ध्यान रखना है, एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज मेंशन करना है यहाँ पर कि भाई डीई जो है वो बीडी में से बी को माइनस करके आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ओवर एक्सप्लेन जो करते हो ना आप, तो उसका आपको मार्क मिलता है, 100% मार्क्स आपको ओवर एक्सप्लेन करने का मिलता है। आपको सब कुछ पता होना सफिशिएंट नहीं है, सब कुछ पता तो बहुत बच्चों को होता है। कौन सा बच्चा इसमें ऐसा होता है जिसके 99 आए हुए हैं उसको मैथ्स नहीं आती है? सबको आती है, 98 वाले को भी पूरी मैथ्स आती होती है, लेकिन वो 1-2 नंबर का जो गैप होता है ना, वो इसी सब छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को इग्नोर करने की वजह से होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 80 माइनस h/√3 इज इक्वल टू √3h, और फिर एक बार h को एक साइड ले आओ, तो 80 इज इक्वल टू √3h प्लस h/√3 हो जाएगा, और फिर से एक बार h कॉमन ले लो तो √3 प्लस 1/√3 होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये √3 एलसीएम हो जाएगा 3 + 1। फिर इसके बाद 80 इज इक्वल टू 4h/√3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4h इज इक्वल टू 80√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद h की वैल्यू 80/√3 अपॉन में 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद
H is equal to 20. सर हाँ 20√3 हाँ सर सर यहाँ जो आपने फिगर बनाया है सर, उसमें अगर हम AC को ज्वाइन करके उसे 80 लिख दे और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर दे तो सर वो गलत हो जाएगा क्या? एक बार फिर से बोलो। सर हमारे को यहाँ पे इक्वल पोल्स दिए हुए हैं, तो अगर हम AC, आपने जो फिगर बनाया उसमें अगर हम AC को ज्वाइन कर दें और फिर इस हाँ क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या सर तो सर वैसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? तुम एक बात माइंड ना करो तो मैं तुम्हें एक सलाह दूं, माइंड नहीं करोगे ना? बोलो। बोलो सर। ये फालतू की चीजें दिमाग मत लगाया करो, ठीक है? जो चीजें जितनी स्ट्रेट है ना, चीजों को जितना सिंपल रखेंगे ना, उतना ज्यादा आपको मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। ये फालतू की चीजें तुम सोच कैसे लेते हो, मुझे तो हैरानी इस बात पे होती है। इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर कैसे करेंगे बताना? फिर क्या सर इसके इसको ऊपर जो परपेंडिकुलर सर ड्रॉ इसको करेंगे? ज्वाइन करेंगे तो सर इसको ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगल आ जाएगा, उस रेक्टेंगल की वजह से ऊपर वाली AC जो साइड है वो 80 मीटर आ जाएगी। हाँ ठीक है, सर बात तो फिर वही हो जाएगी। क्या? हाँ फिर बोलो, फिर बोलो। देखो फिर यही उसके चीज है बाद ना। सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सर एंगल हाँ EAC 60 ये डिग्री 30 हो हो जाएगा और जाएगा, वो ये 30 60। डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, फिर क्या करेंगे? उसके बाद सर जैसे ही हम यहाँ पे tan 60 डिग्री लगाएंगे ना सर, तो वो हाँ जो AE है ना, वो AE को हम A ले लेते हैं और EC को √3 ले लेते हैं और फिर साइन थीटा इसमें लगा लेंगे। अगर हम नहीं साइन नहीं 30 या साइन 60 रूट थ्री तो उससे कैसे आ ले लेंगे? जाएगा। √3 कैसे ले लेंगे इसको? सी को √3 कैसे ले लेंगे? इसको इसलिए √3 लेंगे क्योंकि हमेशा जो tan 60 होता है वो √3 होता है, तो इन दोनों का रेशियो अगर √3 होगा तो फिर ये नहीं A है नहीं, तो ये ये A √3 हो जाएगा। ये फालतू लॉजिक कहाँ से आ गया कि ये ज्यादा 1030 कॉम्प्लिकेटेड होता है सा तो लग रहा यही हो जाता है? नहीं अजीब सा नहीं लग रहा है ये? इसमें तो मैं इसमें 5 गलतियां निकाल दूंगा, पहली बात तो ये, ठीक है? 5 गलतियां निकाल दूंगा और उसके बाद उस पर नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है? एक तो इसमें मिस्टेक है, एरर इसमें दिखाया जा सकता है कि एरर है ये। तो इस तरीके से ये फालतू सोचना बंद करो, ठीक है? चीजों को स्ट्रेट रखो। देखो सर एरर कैसे है इसके अंदर? अरे तुमने जो अभी बोला है ना कि ये √3 हो जाएगा, दोबारा एक्सप्लेन करो। मैं देखो उसमें गलती निकालता हूँ। √3 कैसे हो जाएगा? ये √3 सर कैसे ले आप लेंगे? ट्रैक सर आप वहां पे देखो ना, नीचे 60 डिग्री और 30 डिग्री बना हुआ है, तो वो बीच वाला एंगल 90 डिग्री नहीं होगा क्या? हाँ 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये चलो 90 डिग्री 90 हो गया। डिग्री होगा तो फिर हम जब एंगल A पे बैठकर वहां पे tan 60 लगा देंगे तो क्या वो √3 नहीं होगा tan 60? tan 60 √3 होगा, लेकिन उसकी वजह से ये कैसे हो और जाएगा उसके √3? tan 60 क्या होता है सर? tan 60 तो EC अपॉन AC AE ही होगा ना इस नहीं वाले नहीं, सिनेरियो में। एक सेकंड रुक तो जाओ। tan 60 तुम लगाओगे तो tan 60 डिग्री कितने के इक्वल होगा? CE/AE होगा ना? यही यस होगा ना सर। भाई? तो हाँ और तो मैं ये AE √3 हो, और मैं कह रहा हूँ कि AE मैं ले रहा हूँ फिलहाल के लिए बस A ए ले रहा हूँ। हाँ स्मॉल है, हाँ तो ठीक C है। क्या √3 है नहीं आ जाएगा? सर C नहीं ले रहा हूँ, AE को ले रहा हूँ मैं। अब देखो वही हुआ ना, अभी तुम कुछ भी बोल दोगे तो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है? इस तरीके से तुमने अभी √3 इसको बोला था, तो इसको तुम अगर ए लेते हो, चलो सी को तुमने ए ले लिया, तो ये ए लोगे तो ये √3, हाँ ये तब फिर क्या हो जाएगा? ये अगर तुम इसको सी को तुम नहीं, इसको तुम ले लेते हो ए, तो इसके बाद सी को इसको ए लोगे तो फिर ये हो जाएगा मैंने A/√3 सर हो जाएगा। सर आपने पेशेंटली सुना ही नहीं मैं क्या बोल रहा था। यस सर, ये नहीं कह रहा। सर 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 आगे बढ़ते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इलॉजिकल है। देखो ये इस तरीके से कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि दूसरी बात ये है कि इसको ना इसमें फालतू दिमाग लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है? अगर मान लो कि हमें कोई सिंपल चीज करनी है, छोटी छोटी चीजें करनी है, तो उसके लिए क्यों इतना फालतू हम सोचे, ठीक है? सर इसमें उसका कोई 4 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, 4-5 लाइन में, और वो भी फुल एक्सप्लेन करके, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया, मैंने सोचा ही नहीं वो वाला जो आपने सोचा है, तो मुझे यही इजी लगता है, इसीलिए मैंने अपना व्यू रखा। अच्छा ठीक है, तो उस तरीके से तुम कर सकते हो इसमें। चलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई नहीं। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये तरीका मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड, मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड यही लग रहा है, ठीक है? वैसे देखो सबकी अलग अलग बात होती है कि किस तरीके से सोचता है कोई, तो अपना अलग अलग तरीके से सोच सकता है। अगर ये ए लेंगे और ये इस तरीके से, तो फिर उसके इसमें हाइट तुम कैसे निकालोगे? फिर हाइट सर यहाँ पे ये A√3 बन जाएगा ना, A√3 जैसे ही बनेगा उसके बाद हम इसमें लगा देंगे साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री जैसे ही लगाएंगे तो एक ना एक वैल्यू तो आएगी ही आएगी उसमें कंप्लीट। अब यहाँ पे जब हम साइन 30 लगाएंगे तो मैं सीधा आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो A है ना हमारा, A 40 डिग्री आ जाएगा
और ए 40 डिग्री आएगा तो एच 20√3 आ जाएगा। ए कितना आएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। 40 डिग्री नहीं, 40। ओ सॉरी 40 मीटर आ जाएगा। हाँ, A40 आ जाएगा। ओके, A40 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो करो, उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से नंबर ऑफ स्टेप्स की जहां तक बात करें ना, तो लगभग उतना ही आएगा जो मुझे फील हो रहा है। ठीक है, कि फिर से तुम्हें हाइट दूसरे ट्रायंगल में जाकर के फिर हाइट निकालनी पड़ेगी, तो लगभग लगभग उतना ही आ जाएगा मुझे जहां तक फील हो रहा है। चलो, तुम्हारे अगर कम स्टेप्स आ रहे हैं तो फिर उस पर आर्ग्यू करने का कोई सेंस नहीं बनता है, फिर अच्छी बात है। वो अगर आ रहा है तो ठीक बात है। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स कम आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो फिर अच्छी बात है, वो तो मैं फिर गलत हूँ फिर। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है फिर। तो यहां से लिख दो, यहाँ पर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 20√3 मीटर। अब इसमें वैल्यू डालने की बेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि √3 का वैल्यू आपको निकालने की यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो आप एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, और एक चीज और भी निकालनी है हमें, वो है डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे? डिस्टेंसेस ये हो जाएंगे कि एक तो बी का लेंथ आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, तो h/√3 है ना, तो h/√3 है, तो डिस्टेंसेस ऑफ द पोल, डिस्टेंसेस ऑफ द poles is equal to h/√3। h/√3 का मतलब 20√3/√3 कितना हो जाएगा? 20 मीटर। एंड कितना था भाई टोटल? 80 था ना, 60 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। सर 7 ब्रैकेट में √3 + 1 आ रहा है। ओके, फ्रॉम द यस सर। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो टावर है ना, उसकी हाइट बड़ी है किससे? बिल्डिंग की हाइट से, बिल्डिंग की हाइट से। सपोज ये आपका बिल्डिंग है और ये आपका टावर है, तो ये बिल्डिंग का टॉप होगा, ए पॉइंट। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ऑब्वियसली जब ऑब्जर्वर ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट नीचे होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर बॉटम है किसका? केबल टावर का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है उस केस में। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ये एंगल होगा, कितना होगा भाई? 45 डिग्री। ये दो, समझ में आई बात? ये यस सर। यस पॉइंट, सर। यस सर। ऑब्जर्वर यहीं पर बैठा हुआ है, यहीं से देख रहा है। पहले टॉप को देखा तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, उसके सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ऊपर होगा, ये सी पॉइंट जो है ऊपर होगा। और बॉटम को देख रहा है तो एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो उस केस में इस तरीके से ये एंगल होगा 45। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि देखो, ये चीज लिख दो पहले, लेट ए बी एंड सी डी बी द हाइट्स ऑफ building
and cable tower respectively. Cable tower respectively. इसके साथ साथ एंगल ADB जो है वो इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं उसकी वजह से। और इसमें एक हाइट भी दी हुई है 7, AB इज इक्वल टू 7 है, तो ये EDB क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल है। AB इज इक्वल टू ED होगा, रेक्टेंगल है इसकी वजह से। अब ये सारी कहानी लिख दी। अब इसके बाद हम लोग मैथ्स लगाते हैं या ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं और दो ट्राइंगल्स में देखेंगे। ये एंगल 45, अच्छा ये 45 डिग्री हो जाएगा, इसको भी लिख ही दो। तो सीधी सी बात ये है कि जब ADB 45 हो जाएगा तो इन ट्राइंगल ADB में अगर हम देखें तो ADB में देखें तो एंगल BAD जो है वो भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये 90 डिग्री है तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि AB और DB बराबर हो जाएंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, BDA होगा ना 45। BDA, यस BDA, हाँ BDA ठीक तो है, सही तो है। तो सर आपने BAD, हाँ तो ये भी 45 वो तो होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा ना 45। एंगल सम, हाँ एंगल 45, ये जो BAD 45 हुआ ना वो एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा ना, ये 45 है 90 है तो वो भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स 45 हो गए तो AB और BB इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज यहां से तुम रीजन इसका लिख सकते हो कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। हाँ अब यहाँ पर बच्चे ट्रिगोनोमेट्री लगा के भी कर सकते थे और बिना ट्रिगोनोमेट्री के ज्योमेट्री से भी आ रहा है, तो कोई दोनों में कोई इश्यू नहीं है, दोनों तरीके से जो भी आपको ठीक है कर सकते हो। तो ये 7 आ गया, मतलब ये भी 7 आ गया बेटा, ये भी 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ के बाद BD जो है वो तो AE के इक्वल है, ठीक है, वो भी 7 हो जाएगा, बिकॉज BDEA इज अ रेक्टेंगल। ये भी रीजन लिखना पड़ेगा आपको, BDAE 7 के इक्वल है। बल्कि मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं कि आप इससे भी ज्यादा एक्सप्लेन करो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखो, कुछ भी मत छोड़ो, है ना। जैसे एक समझो कि एक किसी बिल्कुल 7th क्लास के बच्चों को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, उस तरीके से पूरा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, ये जरूरी है एक्सप्लेन करना। तो BDAE जो है वो भी 7 के बराबर हो जाएगा, EA भी 7 के बराबर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा सबको, ठीक है। अब स्क्वायर होगा ना BDA तो, हाँ ये स्क्वायर हो गया, ऑब्वियसली रेक्टेंगल लिख दिया है मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल की जगह पे स्क्वायर लिख दो, वैसे तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है बट आप स्क्वायर लिखो, यस। तो BDEA जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फाइनल स्टेप पे, वो है ट्राइंगल CEA में देखना। और CEA में क्या देखना है बेटा हमें, जब ये पता चल गया हमें कि ये 7 है तो CE ही तो फाइंड करना है, तो 1060 लगा दो। 1060 क्या हो जाएगा, CE बाय EA, और 1060 कितना होता है, √3। CE कितना है पता नहीं, EA कितना है 7, तो CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 7√3 हो गया। CE की वैल्यू 7√3 सेंटीमीटर, या जो भी है मीटर में होगा आई थिंक, तो ये मीटर आ गया CE की वैल्यू। अब हमें इसमें पूछा गया था टावर की हाइट, तो टावर की हाइट तो CD है, टावर की हाइट क्या है, CD। यस सर, CE प्लस ED। यस, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू CD व्हिच इज इक्वल टू CE प्लस ED, व्हिच इज इक्वल टू CE की जगह पे 7√3 प्लस ED की जगह पे 7। 7 ब्रैकेट 3+1। यस, है ना। तो इसको आप चाहो तो स्टेप, फाइनल स्टेप ये लिख सकते हो 7 टाइम्स √3 + 1 मीटर। क्योंकि यहाँ पर भी मुझे √3 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो मैं इसे इतना ही छोड़ दूंगा, इतने पे ही छोड़ दूंगा, जरूरत नहीं है अपनी मर्जी से √3 की वैल्यू लेकर के निकालना, नहीं दिया हुआ है तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। आई बात समझ में सबको, यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताओ, एनी कंफ्यूजन? सर नो हाँ। सर। सर मैंने बोल। एक एक करके वैल्यू निकाली, मैंने ट्रिग्नोमेट्री आ गया सर, बिना निकाले ऐसे 7 ऐसे। हाँ निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैंने क्या बोला कि निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन होता है प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि देखो ये NTSC में आएगा तो वहां पर आप तो कैसे भी करके आंसर निकाल दो, कोई इश्यू नहीं है,
आप कोई वैल्यू एज्यूम करके भी आंसर निकाल दो, कोई इशू नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में लेकिन वैसा नहीं कर सकते हो। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उस चीज के ना, और वो भी बात मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम लोगों में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके की 95 प्लस मार्क्स होंगे। मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है ना, अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं जिनको पूरी मैथ्स आती है, उसको 10वीं क्लास में 12वीं की मैथ्स पूरी कर लेता है वो, ठीक है, लेकिन उनके 100 में 100 नहीं आते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं में 12वीं का मैथ्स कर लेते हैं, उनके 100 में 100 भी आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 10वीं में 10वीं का ही करते हैं, उनके भी 100 में 100 आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरी होती है बच्चों की, लेकिन जरूरी बात क्या है कि एक्सप्लेन करना, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तुम लोगों में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो 95 प्लस स्कोर कर लेंगे, और वो सब कैपेबल होंगे 100 प्लस 100 स्कोर करने के कैपेबल होंगे, लेकिन छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना, या एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं करोगे ना, तो उसकी वजह से मात खा जाते हैं। और मुझे बड़ा तकलीफ होता है। लास्ट ईयर मैंने एक बहुत अच्छे बच्चे को, जिससे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई इसका सिलेक्शन ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं लग रहा था मुझे एनटीएससी में। हालांकि बोर्ड में उसके काफी अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, लेकिन मैथ्स में भी आए, साइंस में भी 99 आए हैं उसके, लेकिन एनटीएससी में जब नहीं हुआ ना, तो मुझे बड़ा पेन हुआ। 2-3 दिन तक मुझे टेंशन में रहा मैं, कि उसका रीजन ये था, बहुत कैपेबल थे, लेकिन वही छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया, हो गया आपका काम, तो तकलीफ हो जाती है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे कैपेबल हैं, कई सारे तुम में से कई बच्चे हैं जो पूरी मैथ्स करके जाएंगे, लेकिन सबके 100 नहीं आएंगे। उसका रीजन ये है छोटी छोटी गलतियां और एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। तो वो रीजन होता है जिसकी वजह से तुम्हारे 100 में 100 नहीं आएंगे, 99 आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे, 100 में 100 नहीं आएंगे, ठीक है। तो और जैसा कि सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना, उस हिसाब से अगर किसी बच्चे के 90 से कम आते हैं ना, तो वो क्राइम है, पनिशमेंट मिलनी चाहिए उस बच्चे को। जिस तरह के पेपर आते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन आता है, सब कुछ पहले से पता होता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने हैं, फिर भी नहीं आते हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, आगे बढ़े, क्वेश्चन करें नेक्स्ट। तो अभी जिसने पूछा था ना, मैं उसके लिए बता दूं, हाँ, जिस बच्चे ने कहा मैंने ऐसे ऐसे करके निकाल दिया, तो मैं उसके लिए बोल रहा था कि ऐसे ऐसे करके निकाल देना बड़ी बात नहीं है। वो निकाल तो कोई भी देगा आंसर, किसी तरीके से कोई भी निकाल देगा, लेकिन आप सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, तो आपके 100 में 100 नहीं आएंगे। भले ही 90 आ जाए, 95 आ जाए, 100 में 100 आना थोड़ा जो है ना, वो एक अलग चीजें होती है, जिसमें कि आपको एक बच्चे की तरह एक्सप्लेन करना पड़ता है। ऐसा आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो जैसे आप किसी बेवकूफ बच्चे को समझा रहे हो। देखो ये क्वेश्चन करो। ये पिछले क्वेश्चन में लाइन प्रूफ करनी वाले डिग्री बननी। आवाज कर रही है तुम्हारी, क्या कह रहे हो, लिख के बताओ। बहुत बड़े समुंदर के अंदर एक लाइट हाउस बना हुआ है। सॉरी, समुंदर के उस पे बीच पे होगा आई थिंक। इस तरीके से ये एक लाइट हाउस है, जहां से ऊपर से जाकर के कोई देख रहा होगा दूरबीन से, उसको यहाँ पर एक जहाज दिख गया होगा, एक जहाज यहाँ पर दिख गया होगा। आपको इतना इतना दूर नहीं लेना है, ठीक है। इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 और 45 है। मतलब ये एंगल जो होगा वो आप आई थिंक समझ पा रहे होगे कि ये एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा, और इसी पॉइंट से ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा होगा दूसरे जहाज को, तो दूसरे जहाज का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। कुछ बच्चे गलती करते थे 45 को यहाँ सर 75√3 -1 आ गया। ओके, 75√3। सर ये 75 मीटर लाइट हाउस की हाइट है ना? 75 ब्रैकेट रूट मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। ये पहला यहाँ पर जहाज है और ये जहाज दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख इस तरीके से आप देख सकते हो, ये एंगल ऑफ, ये पूरा एंगल जो है 45 डिग्री है, और ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है। इस तरीके से आप देख सकते हो, और ये ए बी सी और ये है डी, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कर दो फिगर को। लेट ए बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है, और सी एंड डी बी द पोजीशंस ऑफ
पोजीशंस ऑफ शिप्स, ठीक है। ये अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री ये दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल जो है 30 डिग्री हो जाएगा। इसको आप h ले लो, लेट ए बी इज इक्वल टू एच। देन नहीं, इसमें एक बात और भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर एक बात और भी लिखनी पड़ेगी कि ये भी एंगल 45 हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी ए सी चाहो तो आप 45 ले लो। कैसे भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? एच के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है, आप पूरा एक्सप्लेन कर दो इस चीज को। और वैसे भी आता है ये क्वेश्चन तो 4 नंबर में आएगा, तो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे बच्चों? अब क्या करेंगे बताओ? ये तो 75 दे रखा था, ये मैंने गलती कर दी है मेरे ख्याल से। यस सर। ये 75 दिया हुआ है, ए बी लेट यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे क्या? 75। तो ये 75 दिया ही हुआ था बेटा, तो यहाँ पर आप 75 लिख दो। और लेट करने की जहां तक बात है ना, तो सी डी को लेट कर लो। लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स। इसको क्या करेंगे? एक्स ले लेंगे। सी डी को क्या करेंगे बेटा? एक्स ले लेंगे। आई होप ये क्लियर है, समझ में आया होगा सबको? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। सर हमें इतना तो भी एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा ना कि बी ए सी भी हमारा 45 है, मतलब निकाल के तो नहीं दिखाना पड़ेगा ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख दोगे तो साथ में लिख दोगे तो एक्सप्लेन हो गया वो। ओके सर। हाँ, अब बात करते हैं इन ट्राइंगल एबीडी में। देखो, एबीडी ट्राइंगल में देखें अगर हम, तो tan 30 लगाओ। tan 30 कितना हो जाएगा? ए बी बाय बी डी। और tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 अपॉन में 75 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75√3। और इसके बाद x की वैल्यू हो जाएगी 75√3 माइनस 75, और x की वैल्यू आ जाएगी 75 टाइम्स √3 माइनस 1। हमें आई थिंक यही फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स जो है वो क्या हो जाएगा? हेंस डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इज इक्वल टू 75 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर। यही आंसर है बच्चों, क्योंकि इसमें हमें √3 की वैल्यू लेने के लिए नहीं कहा गया है, तो हम इतने पे ही छोड़ देंगे। √3 की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट नहीं करेंगे। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एनी डाउट? किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये लो, सर फिगर थोड़ा बड़ा कर दो। फिगर तो बड़ा ही है। विजिबल। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, करो बाकी बच्चे, सभी बच्चे ट्राई करो। हम्म, हम्म। सर 58√3 आ रहा है।
सर 58√3 मीटर। ओके, इसमें तो सब कुछ दिया ही हुआ है, फिगर बना के और एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो हमें इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम कह सकते हैं क्योंकि फिगर भी बना हुआ है तो। हाँ, क्या कह रहे हो बच्चा, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, 58√3। Yes, sir. हमें हमें बेसिकली ये फाइंड करना है, ठीक है, ये सी डी फाइंड करना है, ठीक है। ये रहा आपका, एक काम करते हैं, इसको नाम लिख देते हैं, ये फिगर फिगर दोबारा आप लोग बना लेना जब क्वेश्चन अगर इस तरीके से अगर आएगा, जरूरी तो है नहीं कि आएगा, ये आता है तो आप लोग इसको नॉमिनेट कर नाम लिख देना, यहाँ पर ए बी सी डी ये सब नाम दे देना आप। इसके बाद 88.2 मीटर है ये एडी लेंथ, एडी दी हुई है आई थिंक, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसको, अच्छा ये भी एक लिखना पड़ेगा, इसको पॉइंट को नाम देना पड़ेगा, इसको ले लेते हैं पी, करेक्ट है। तो अब देखें अगर, तो एपी की लेंथ अगर हम निकालेंगे तो वो निकलेगा 88.2 माइनस कितना होगा बेटा? 1.2। 1.2। 1.2 मीटर। हाँ, ये जो गर्ल की जो हाइट है ना वो 1.2 मीटर है, तो उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 87। 87। हाँ, एपी की लेंथ 87 आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, और क्या दिया हुआ है इसमें? कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक काम करो कि लेट AP इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू H ले लो, इसको ना H क्या लेना है, तो आई एम सॉरी, ये H क्या लेना है, तो यही हो गया, AP इज इक्वल टू 87 हो गया, तो AP जो है वो ऑलरेडी EC के इक्वल है, तो दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे? 87 के इक्वल हो जाएंगे। अब सीधी सी बात यह है कि दोनों ट्राइंगल से हमें इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और माइनस कर देना है। तो इन ट्राइंगल ECB में अगर देखें तो tan 60 डिग्री कितने के इक्वल होगा बच्चों? EC बाय BC। tan 60 कितना होता है? √3, यस। और EC हमें पता है कितना है? 87 अपॉन में BC की लेंथ हमें पता नहीं है, तो BC को BC छोड़ देंगे, तो BC √3 इज इक्वल टू 87 होगा, और फिर BC की वैल्यू आ जाएगी 87 बाय √3 के इक्वल। कैंसिल हो रहा है क्या ये होगा? यस सर, 29√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 87 √3 बाई 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 29 √3। ये BC की लेंथ आ गई। अब इसके बाद फिर से अगेन इन ट्राइंगल ADB भी हमें यूज करना पड़ेगा इसको, कि tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा AP बाय ADB लिख दिया मैंने, सॉरी APB होगा, APB में AP बाय PB, और ये हो जाएगा 1 बाय √3 इज इक्वल टू AP हमें पता है कितना है AP 87 अपॉन में PB हमें नहीं पता है, तो PB हो जाएगा 87 √3। तो ये आपके पास PB आ गया, BC आ गया। अब लिखेंगे यहां से डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, बलून की स्पेलिंग सही लिखी है, इक्वल टू PB माइनस BC, और ये हो जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3, कितना आएगा बेटा बताओ? 58√3 मीटर। 58√3। 58√3 आएगा सर। मीटर। 58√3 meter is the distance. यही आंसर है बच्चों, यही आंसर है, आपको यही छोड़ देना है इसमें, क्योंकि हाँ फिर से √3 की वैल्यू नहीं दी हुई है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। यस सर। यस सर। ओके, जिनको नहीं आया समझ में तो वो एक बार दोबारा बेटा ट्राई कर लेना, और फिर नहीं समझ में आया तो आप हिंट भी ले सकते हो वीडियो से। देखो सर 14 क्वेश्चन तो हो गया। ये दोबारा कहाँ से आया? सर वो उसके 14 इसके ऊपर पेस्ट हो गया। ओके ओके ओके, पता नहीं कैसे हो गया ये। यस सर, अब आ गया। NTSC का फॉर्म सबने भर दिया है कि नहीं भरा है? अभी आया ही नहीं है फॉर्म आ गया क्या? सर अभी दिल्ली का नहीं आया। सर निकले ही नहीं है। ओके
सर 3 सेकंड आ रहा है. सर यस 3 सेकंड The time is 3 seconds. Okay. A straight highway leads to a foot of tower. A man standing at the top of a tower. अच्छा, टॉप पे जाके बैठा हुआ है कोई बंदा. सपोज यहाँ पर है मैन, ऑब्जर्वर है. मान लेते हैं ए बी इसकी हाइट है टावर की. कह रहा है कि हाँ यहाँ पर सपोज कार है. सॉरी, यहाँ पर कार थी. ठीक है, तो अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑब्वियसली टॉप पे बैठा हुआ था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा. कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री. थोड़ी देर के बाद कार जो है चल के यहाँ आ गई, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 60 डिग्री. ओके, ये रहा 60 डिग्री. हाँ, तो कह रहा है तुम्हें कि फाइंड करो. क्या आप ये फिगर भी बना दो तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा, है ना. इसको लिख देते हैं सी, इसको लिख देते हैं डी. तो अब इसमें यही फिर से लिखना पड़ेगा, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर. उसके बाद एंड डी एंड सी बी द पोजीशंस, बी द इनिशियल एंड आफ्टर पोजीशन, कह सकते हैं आफ्टर पोजीशन. सर हम मैथ्स में हमेशा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को यूनिफॉर्म ही लेते हैं. हाँ, यूनिफॉर्म ही होगा ऑब्वियसली. Until it is given. हाँ, वो अंडरस्टूड है. हाँ, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि वो पोजीशन जो इसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है. ठीक है, जैसे तो यूनिफॉर्म में लिखा है स्पीड. हाँ, लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा है इसमें? लिखा है जैसे लिखा Yes, हुआ sir. है. यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है. लेकिन अगर वैसे भी सर अगर नहीं भी दिया हो, जैसे कुछ एग्जाम्स में नहीं भी देते हैं क्वेश्चन में. नहीं, ऐसा नहीं होगा. देखो उसमें कॉम्प्लिकेट थोड़ी करेंगे. क्यों कॉम्प्लिकेट करेंगे? वो चीजों को सिंपल ही रखते हैं. मतलब फिजिक्स नहीं डालेंगे इसमें, इतना समझ लो. थोड़ा बहुत ही जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है इतना ही सफिशिएंट है, नहीं देते हैं वो जनरली. ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, यूनिफॉर्म वाले ही आएंगे. अब इसके बाद क्या है कि ए बी को हम मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू एच. इसको एच ले लिया हमने. कुछ और भी दिया हुआ है भाई? क्या हो गया? ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा. बल्कि आपको ये भी लिखना चाहिए, ठीक है, कि एंगल जो है ना वो कह सकते हो आप यहाँ से, एंगल ACB जो है वो 60 डिग्री होगा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से. ये भी आपको लिखना चाहिए, ठीक है. और एंगल ADB जो है वो 30 डिग्री होगा, ठीक है. ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, उसकी वजह से ये इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी लिख दो तो अच्छी बात है. सब कुछ लिख दो. अब हमें क्या करना है, इसमें डिस्टेंसेस वगैरह कुछ नहीं दिए हुए हैं. ओके, अच्छी बात है. चलो, अब हमें निकालना है CD का लेंथ. स्पीड पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड्स. 6 सेकंड्स टाइम दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस D पॉइंट से C पॉइंट पे कितना डिस्टेंस चल के आई है ये कार, वो पता चल जाए तो स्पीड पता चल जाएगा. आई थिंक टाइम निकालना है. यस, टाइम निकालना है. टाइम निकालना है, ठीक है. तो स्पीड पता चल जाएगी तो उसके बाद टाइम भी निकाल लेंगे. ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल ABC में पहले देखो tan 60 डिग्री लगाते हैं. tan 60 लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा? AB बाई BC. tan 60 होता है √3, तो H बाई BC हो जाएगा. तो BC की लेंथ आ जाएगी H बाई √3. ये आ गया पहला. फिर इन ट्राइंगल ABD में अगर बात करें तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB बाई BD. ठीक, अब ये AB बाई BD जो है ना, BD हमें नहीं पता है, सॉरी, मैंने कुछ गलत सोच लिया अभी कि ये BD जो है वो हमें पता था, CD पता था, ये नहीं पता है. तो ये हो जाएगा 1 बाई √3 इज इक्वल टू H बाई BD. तो BD कितना आ गया बेटा? H √3. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई है. अब हमें निकालना है CD. ठीक है, तो CD कितना हो जाएगा? CD हो जाएगा DB माइनस BC. और DB कितना है? H √3 माइनस H. तो ये आ जाए, हाँ वेरी गुड. तो ये आ जाएगा आपका H √3 LCM होगा 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2H बाई √3. आपका ये CD की लेंथ आई है. CD की लेंथ 2H बाई √3 है. ओके, अब
इमेजिन करो कि 2h/√3 को ट्रैवल करने में हमें लगता है टाइम 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन चलो स्पीड निकाल देते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय सर अगर टाइम। डिस्टेंस कितना है? हाँ, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। यस h/3√3। सर अगर हम कितना? डायरेक्टली बीसी को सीडी के हाफ प्रूफ कर देंगे तो उससे 3 सेकंड तो अपने आप आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, उस तरीके से भी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्पीड को आप यहाँ पर देखो कि ये डिस्टेंस जो आया है ना, ये 2h/√3 आया है, और ये बीसी जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी जो है वो h/√3 है। तो या तो आप स्पीड निकाल के कर लो, और या नहीं तो आप चाहो तो सीधा सीधा लिख सकते हो, या टाइम निकाल दो। इसमें टाइम आई थिंक स्पीड निकाल ही देते हैं, चलो क्या दिक्कत है। टाइम कितना है? 6 है, तो ये आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। h/3√3 ये हो जाएगी ये स्पीड। तो अब हमें यहां से समझना यहां पर ये है कि टोटल टाइम कितना लगा है। टोटल टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर इज इक्वल टू, टाइम का फार्मूला क्या होता है, किसी को याद है? डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड। यस, डिस्टेंस कितना है? BD। BD मतलब h/√3, और स्पीड अभी अभी निकाला है, कितना निकाला है? h/3√3। करो तो कितना आ जाएगा? h से h कट गया, ऊपर चला जाएगा ना, तो 3√3 × 9। आई होप समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, कितने बजे तक क्लास है बेटा? सर क्लास 5:30 तक। 5:30। हाँ 5:30 तक है ना, तो चलो ठीक है। तो हम थोड़ा सा आज हम लोग CBSE आर्काइव भी करेंगे और NTSC आर्काइव भी करेंगे, सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की। दोनों की। ट्रिगोनोमेट्री की भी कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चंस देख लेंगे, बाकी तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, और जो डाउट्स हो ना वो डाउट्स पूछ लेना। क्लास के बाद डाउट्स होते हैं ना, जैसे आज तो, आज मेरे ख्याल से क्लास है तो आज तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जो जैसे कि कल थी ना 7:30 तक क्लास थी, तो उसके बाद डाउट पूछ सकते हो आप लोग, जिसको भी डाउट हो। ये देखो, फिर से ये कैसे, क्या हो गया ये? सर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। ओके ओके, अब सही है। यस सर। यस सर। सर हो गया प्रूफ। वेरी गुड। ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन NTSC में भी आ चुका है, CBSE में भी आ चुका है, NTSC के आई थिंक सेकेंड स्टेज में भी आ चुका है, नंबर को चेंज करके, वैल्यू जो दी हुई है उसको चेंज करके। सर इतना इजी क्वेश्चन आया था। हाँ, सर हाइट ऑफ angle of elevation of top of a tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of tower। इसका मतलब ये है कि ये रहा टावर, और एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट से, चाहे सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ये पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये एंगल अगर थीटा लेते हैं
तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। वेरी गुड। तो ये ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी ये पॉइंट्स हमने ले लिया बेटा। अब देख सकते हो इसमें कहा गया था ये जो डिस्टेंसेस है ना, टॉप ऑफ अ टावर, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है, मतलब टोटल 9 है, ऑब्वियसली 9 मीटर है। ये 5 लिखने की जरूरत नहीं है। डी पॉइंट से डिस्टेंस जो है फुट का वो 9 मीटर है और सी पॉइंट से डिस्टेंस 4 मीटर है, तो ये 5 हो जाएगा, खैर उसकी जरूरत नहीं है। फिर से लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, height of tower, and C and D are the points. C and D are points from where angle of elevations are 90 degree minus theta and theta respectively. यस सर, हो गया प्रूफ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसमें ना इन ट्राइंगल एबीसी में अगर हम देखें तो 10th 90 डिग्री माइनस हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टीज, 1090 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के इक्वल। यस यस, ए बी बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 4 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कह दो। फिर इन ट्राइंगल ए बी डी में अगर हम देखें तो टेन थीटा लगा देते हैं, टेन थीटा हो जाएगा ए बी बाई बी डी, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, ए बी बाई 9। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, टेन सर थीटा इक्वेट इनटू कर देना चाहिए ना। क्या सर इक्वेट करेंगे ना। इक्वेट भी कर सकते हैं, तो फिर रेसिप्रोकल करके करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कॉट को टेन में चेंज करना पड़ेगा, तो एक ही बात है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। टेन थीटा कॉट थीटा होता है 1, तो इसको आप लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय 36, और ए बी की वैल्यू यहाँ पर आप रीजन लिख देना कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, एंगल सेम रहता है ना, तो टेन थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये रीजन आप जरूर जरूर लिख देना। ए बी इज इक्वल टू 6, यही फाइंड करना था। ठीक है, हेंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर प्रूव्ड, ये प्रूव करना था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। एक बार ऊपर करना थोड़ा पेज। डिलीट कर दो बेटा इसको। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर, कर दीजिए। एक क्वेश्चन और देखो तो, एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है ये।
सर r cosec alpha by 2 sin beta. ओके spherical balloon of radius r subtends an angle theta at the eye of the observer. तो ये मान लो कि ये बलून है और ये एंगल सबटेंडेड का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो और वहां से जो इस तरीके से ये जो पॉइंट पे ये दोनों जहां पर मर्ज हो जाएंगी ना दोनों टेंजेंट्स, उसको हम कहेंगे कि ये एंगल सबटेंडेड एट द आई। ये ऑब्जर्वर की आई है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये एंगल दे रखा है आपका थीटा। ठीक है, ये कुछ ऊंचाई पे है बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग बोल रहा हूँ, बलून जो है कुछ हाइट पे है, जमीन से ऊपर है, और ऑब्जर्वर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर है। ऑब्जर्वर की हाइट को यहाँ पर हम इग्नोर करेंगे। ये हमारा ग्राउंड का लेवल है जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है मैंने यहाँ पर। स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, तो रेडियस आर है तो ये जो टेंजेंट के ऊपर जो रेडियस होता है ना परपेंडिकुलर होता है, तो आपको पता है तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, अब ये ऑब्जर्वर ही देख रहा है कि सेंटर का एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर का मतलब ये हुआ कि इसको इससे ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, तो ये हुआ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जर्वर सपोज यहां पर है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है जो देख रहा है यहां से, तो बलून उसकी आंख पे जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, और ये ऑब्जर्वर जो बलून के सेंटर को देख रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन फाई है। जैसे थीटा अल्फा होता है वैसे इसको फाई बोलते हैं। ठीक है, तो अब कहा गया है कि हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द सेंटर, हाइट ऑफ द बलून ऑफ द सेंटर फाइंड करो, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, आई एम सॉरी, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून फाइंड करो। ये ग्राउंड से जो हाइट होगी ना, ये एच फाइंड करना है आपको, ये आपसे कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है बेटा, तो ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें इसको पी ले लेते हैं हम, तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन समझ। एक्सप्लेन कर दीजिए डायग्राम, फिर से बोलो एक बार, क्या कह रहे हो? नहीं फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ देखो, ध्यान से देखो, ये जो बलून है ना, बलून ऑब्जर्वर की आंख पे जो एंगल बना रहा है, जैसे मान लो ये देखो पोल है, सपोज ये तुम्हारा ये एक पोल है, ए बी एक पोल है मान लो एक सेकंड के लिए, तो और यहां पर तुम हो, तो एंगल सबटेंड करने का मतलब ये होता है कि इन दोनों एंड पॉइंट से जो लाइन निकलेगी वो एंगल, इसको कहते हैं, ये थीटा एंगल जो है, एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ये थीटा कहलाता है यहाँ पर। तो एंगल सबटेंड करने का मतलब यहाँ पर है कि दो टेंजेंट्स बना देंगे AC और PC, और AC और PC जहां पर मिलेंगे C पॉइंट पे, वही हो गया एंगल सबटेंडेड बाय बलून एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर ही बलून के सेंटर को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फाई है। ठीक है, तो ये फाई बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि बलून का रेडियस अगर r है तो बलून के हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून फाइंड करो, मतलब OB की लेंथ फाइंड करो, ये आपसे कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए। तो अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी यहाँ पर। लेट OB be the, OB is equal to H be the height of the center of the balloon। ठीक है, ये हो गया, हमने ये अज्यूम कर लिया। अब देखो, इन ट्राइंगल AOC एंड POC, AO इज इक्वल टू PO हो जाएगा, रेडियाई हैं दोनों के दोनों, दोनों के दोनों क्या है बेटा, रेडियाई हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, ओ AOP कोलिनियर नहीं है, AOP कोलिनियर नहीं है, ध्यान रखना, AOP स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये गलती से मैंने फिगर अच्छा नहीं बनाया इसलिए ऐसा दिख रहा है तुम्हें। तो AO इज इक्वल टू PO ले लेंगे, CO इज कॉमन साइड, CO इज कॉमन साइड,
एंगल OAC is equal to angle OPC is equal to 90 degree. Therefore, triangle AOC is congruent to triangle POC. रीजन क्या लिखेंगे इसका? RHS. आई होप ये क्लियर है. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. यस सर. और एंगल ACO जो है वो एंगल TCO के इक्वल हो जाएगा और दोनों के दोनों हाफ हो जाएंगे θ/2 के, क्योंकि ये दो पार्ट में, मतलब इस तरीके से इस फिगर को थोड़ा सा डिटैच करके देखोगे ना तो इस तरीके से तुम्हें दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा. सॉरी, हाँ हम लोग ये सर्कल चैप्टर में करेंगे भी वैसे. तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. ये साइड इसके इक्वल है, रेडियस है, ये कॉमन साइड है और ये 90 डिग्री एंगल है. दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय CPCT, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, ये दोनों एंगल्स जो है थीटा था पूरा तो θ/2 हो जाएगा ये इस तरीके से. तो आप लोग थोड़ा सोचना, तो ये हो जाएगा θ/2 एंगल आ जाएगा. अब बात करते हैं अलग अलग ट्रायंगल में. ध्यान से देखना बेटा, आप ध्यान से देखना. इन ट्रायंगल OPC ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये एंगल θ/2 हो चुका है और ये एंगल भी θ/2 हो चुका है. OPC में साइन θ/2 अगर लगाएंगे, एंगल हमारा हाफ θ/2 है, तो साइन θ/2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो OP/OC हो जाएगा. बट साइन θ/2 की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, OP तो हमारा रेडियस है और अपॉन में OC होगा. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो OC जो है वो R अपॉन में साइन θ/2 हो जाएगा. और 1 अपॉन में साइन θ/2 होता है बेटा कॉसेक θ/2. आपको पता होना चाहिए ये कि 1 अपॉन में साइन θ/2 को कॉसेक θ/2 लिखते हैं. तो OC जो है वो R कॉसेक θ/2 हो जाएगा. क्लियर है सबके लिए ये? यस सर. ओके. यस सर. इसके बाद जो है ना, इसके बाद आप देखो ध्यान से, एक और ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OBC, जो कि यहाँ इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें OB ही फाइंड करना था. तो OBC में बेटा ध्यान से देखना, OBC में ना साइन फाई लगाओ, बिकॉज OBC को ध्यान से देखना. OBC को मैं कलर कर देता हूं ताकि आप इसमें विजुअलाइज कर सको. ये रहा OBC ट्रायंगल, ठीक है, ये है OBC ट्रायंगल. तो इसमें जो एंगल है ना वो फाई है, ठीक है. उसमें जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाई है. तो फाई की बात करें अगर हम, तो देखो साइन फाई जो है वो इक्वल हो जाएगा OB/OC. वेरी गुड, OB/OC के इक्वल हो जाएगा. और यहां से आप साइन फाई को इक्वल लिख सकते हो OB/OC. OC जो है ना अभी अभी हमने निकाला था, क्या निकाला है, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, R cosec θ/2. वेरी गुड, R cosec θ/2. और यहां पर आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1. फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे ना बेटा, तो R cosec θ/2 इनटू में साइन फाई, ये आपका आ जाएगा OB की वैल्यू. और यही आपको फाइंड करना था, OB ही फाइंड करना था. हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून. द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून क्या हो गया, फाइनली लिखेंगे हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून आ गया R cosec θ/2. सर ये CBSE में आया था? नहीं, ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये. सर कभी बोर्ड्स में आया ये? नहीं, बोर्ड में नहीं आया है ये. बोर्ड का सिलेबस बहुत डिफाइंड है, पता है तुम्हें. बोर्ड का सिलेबस में क्वेश्चन में पढ़ोगे ना, सिलेबस तुम लोगों ने देखा है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि या तो ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा और या नहीं तो दो वाला आएगा. दो वाला जब एंगल बनता है ना, दो एंगल्स बनते हैं थीटा अल्फा, इस तरीके से कुछ ऐसे वाले ही क्वेश्चन आ सकते हैं. इस सर्कल वर्कल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर. ठीक है, उसमें वेल डिफाइंड है उसका सिलेबस 10th क्लास का. ये NTSC में हाँ NTSC में आ सकता है. और खास बात ये है कि NTSC में जहां तक मुझे लगता है, आई थिंक आ चुका है या नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, किसी न किसी स्टेट में आया होगा. मे बी किसी, जैसे हरियाणा का पेपर पहले बहुत टफ होता था, आजकल तो दिल्ली का पेपर काफी टफ होता है, लेकिन पहले हरियाणा का मैथ्स काफी टफ होता था. तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, जरूर कभी ना कभी आया होगा. और खास बात यह है, मैं तुम लोगों को जो NTSC की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ध्यान से बता दूं कि क्या करेंगे, तुम्हें क्वेश्चन कैसे देंगे. ये R की कुछ वैल्यू दे देगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, या जो भी है 10 सेंटीमीटर. थीटा और फाई की वैल्यू दे देंगे और तब तुम्हें क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के क्वेश्चन पोज कर देंगे. तो किसी बच्चे को अगर ये याद रहेगा ना ये फार्मूला,
वैसे तो जरूरत नहीं है याद रखने की, बट अगर याद है फार्मूला तो सीधा वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सर जैसे एनटीएससी में तो टाइम तो होता नहीं सर, जल्दी करने के लिए कैसे करेंगे फिर? कोई तरीका नहीं है जल्दी करने का उसमें। अब यही है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करे रहोगे ना, उतनी ही ज्यादा तुम जल्दी कर पाओगे, और कोई सर शॉर्टकट नहीं सबसे है। सर सबसे बढ़िया होता है एसएसटी बायोलॉजी तुरंत निपटा दे, तो उससे आधे से ज्यादा पेपर तुरंत हो जाता है, तो मैथ्स के लिए समय बच जाता है। हाँ, और एक बात ये भी है ना कि दूसरे स्टेट में जो पेपर होता है वो थोड़ा सा इजी होता है, मतलब देखा जाए तो मैथ्स का इजी होता है, लेकिन दिल्ली स्टेट में पेपर थोड़ा टफ होता है मैथ्स का, थोड़ा नहीं बहुत टफ होता है मैथ्स का, तो इसलिए ज्यादा टाइम लगता है उसमें। तो कुछ कर नहीं सकते बेटा, इसमें क्या करें बताओ। सर यही कर सकते हैं, मतलब जो इजियर सब्जेक्ट्स हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जल्दी जल्दी कर ले, और फिर मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा टाइम दे दे। हाँ बिल्कुल सही तरीके। देखो इसको डिलीट कर दूं। यस सर। Yes, sir. यस सर। अरे केल्विन बूस्टर में भी है कुछ। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन करो। सर ये क्वेश्चन गलत है सर, ये मैंने कल करा है सर, उसमें भी ऑप्शन में लिख रखा है इट इज रॉन्ग, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है सर इसका। सर इसमें तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दे रखा था एक क्वेश्चन में, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन था। नहीं वो हुआ सही था, उसका आंसर था सही। हाँ हुआ उसका तो क्या, आंसर आ गया था सर, उसका आंसर आ गया था, उसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही थी लास्ट में। ये हुआ क्या था कि ये जिस साल में ये क्वेश्चन आया था ना एनटीएससी में, उस साल मैथ्स के 20 में से 4 क्वेश्चन गलत थे, मतलब उसके आंसर यानी तो सही नहीं थे या डेटा सही नहीं था, इस तरीके से था कुछ। और बच्चों के तो मजे आ तब गए बोनस उनके। मार्क्स मिले थे फिर? पता नहीं क्या किया था, क्वेश्चन को कैंसिल किया था या सबको नंबर दिया था, समझ नहीं आया मुझे। लेकिन वो भी तो जिसने अटेम्प्ट किया होता है उसी को तो बोनस का फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है शायद, ऐसा नहीं है, उसमें तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को कैंसिल किया होगा या सबको नंबर दिया होगा। सर अटेम्प्ट के मार्क्स होते हैं उसमें। ओके देखो ये क्वेश्चन करो। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो सर गई स्क्रीन आपकी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अब आ गई। यस सर अब आ गई। Angle of elevation of a cloud.
Sorry. ये थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये मैं एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये सीबीएसई में तो चांसेस कम ही है इसके आने के। सर क्वेश्चन हो गया, बस मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ। ओके, मान लो ये वाटर का ये इस तरीके से ये लेक है, ये वाटर का अपर सरफेस है, मतलब यहाँ पर, यहाँ वाटर का लेवल यहाँ तक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन व क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस। तो थोड़ा सा इसको समझो इस बात को कि ये अगर वाटर का सरफेस है बेटा, तो ये वाटर के सरफेस से h मीटर ऊपर से कोई यहाँ पर है, देख रहा है क्लाउड को। मान लो क्लाउड यहाँ पर है, तो क्लाउड को जब देखेगा यहाँ से, तो ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये रहा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, वो थीटा दिया हुआ है। और इसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा ना, वो कहीं पानी के अंदर बनेगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर मान लो कि क्लाउड का रिफ्लेक्शन बना, तो उसका उसी पॉइंट से डिप्रेशन, पता नहीं ये कैसे मेजर कर रहा है, लेकिन कर लिया इसने मेजर, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो है फाई, वो एंगल है फाई। तो कह रहा है हाइट ऑफ द क्लाउड फाइंड करो, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज, है ना, मतलब ये हाइट फाइंड करनी है हमें, h, ये लेक के ऊपर से लेकर के। तो ये आप समझो इसको कि ए बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ई, ये ले लेते हैं एफ। तो अब इसमें दो तीन बातें लिख दो बेटा यहाँ पर कि लेट ए बी बी द हाइट ऑफ, ए बी इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ क्लाउड above the lake, ठीक है, और बी एफ बी द लेंथ ऑफ, क्या कहते हैं इसको, बी द हाइट बोलते हैं या लेंथ बोलते हैं इमेज में, इमेज के लिए क्या बोलते हैं, हाइट या लेंथ, लेंथ ऑफ डिस्टेंस सर हाइट, डिस्टेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, यस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इस तरीके से कह सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये बी एफ जो है वो इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर मिरर से लेके, मतलब मिरर या रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी एफ हो जाएगा, ठीक है, और दोनों के दोनों एच के। माइक बंद कर लो बेटा, माइक किसी का ऑन है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू एच आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आते हैं सॉल्व करने के लिए। इन ट्राइंगल एसीडी में देखो, एसीडी में इसमें ना हमें बहुत कुछ नहीं पता है, सर हम ACD एसी में को एक्स मान के करना पड़ेगा सर इसमें, या नहीं तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ले लो एसी को, ठीक है। एसी कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो एसीडी में अगर बेटा देखें ध्यान से, तो टेन थीटा अगर लगाओगे ना, तो वो हो जाएगा एसी बाई सी डी, और यहां से आपको टेन थीटा की वैल्यू जो है वो एसी की जगह पे आप लिख सकते हो एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच जो है ना वो ए बी की लेंथ है, वाटर के लेवल से लेकर के क्लॉड तक की लेंथ, हाइट, मतलब क्लॉड की हाइट फ्रॉम द लेवल ऑफ वाटर। और एच जो है वो क्या है कि वाटर के लेवल से ऑब्जर्वर जो है ना वो एच मीटर ऊपर देख रहा है, मतलब एच मीटर ऊपर पे वो खड़ा है, वहां से ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो बेटा कि ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई सी डी आ जाएगा। अरे मैट हो नहीं पाएगा आज। फिर सी डी की लेंथ जो है ना ये इक्वल आ जाएगी एच
कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाई टेन थीटा। आप चाहो तो 1/10 थीटा को कॉट थीटा भी लिख सकते थे, यहाँ पर ये 1 हो गया। फिर इन ट्राइंगल डीसीबी डीसीएफ आई एम सॉरी डीसीएफ में देखो ध्यान से, डीसीएफ में क्या होगा, tan फाई जो हो जाएगा वो होगा एफ सी बाय एडजेसेंट साइड सी डी। वेट, अब आप लोग बताओ बेटा एफ सी कितना होगा? कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। यस, और सी डी कितना होगा? एच माइनस अपॉन 10 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करोगे कि ये टेन थीटा है ना, ऊपर जाके कैंसिल हो जाए, कैंसिल नहीं होगा सॉरी, टेन फाई जो है वो इक्वल हो जाएगा कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन में इनटू में टेन थीटा अपॉन में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। हमें इसमें फाइंड क्या करना था बेटा? कैपिटल एच फाइंड करना था, मत भूलना ये चीज। ठीक है, तो यहां से सर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं ना अब तो। हाँ हाँ बिल्कुल, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच की जो वैल्यू हो जाएगी ना वो इक्वल हो जाएगी टेन फाई डिवाइडेड बाई टेन थीटा। एक मिनट मुझे क्वेश्चन देखने दो कि क्वेश्चन में है क्या, प्रूफ क्या करना है। हाँ यही कैपिटल एच ही निकालना है, कैपिटल एच ही निकालना है, और वो हमें मतलब कैपिटल एच की वैल्यू यहाँ से हमें कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो दो तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एच को एक साइड में ले आओ, या नहीं तो क्या करो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। अप्लाइंग लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो बोर्ड के एग्जाम में नहीं लगा सकते, और ये एग्जाम में बोर्ड में आएगा भी नहीं क्वेश्चन, तो चलो लगा सकते हैं यहाँ पर अप्लाइंग सी एंड डी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो एक बार तो ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 2h हो जाएगा, एक बार माइनस करेंगे तो 2 स्मॉल h हो जाएगा, इज इक्वल टू टेन फाई अपॉन में सॉरी टेन थीटा अपॉन में टेन फाई माइनस टेन थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यही करना था ना, यही था, ठीक है, यही हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप क्लियर है, ये समझ में आया होगा सबको। यस सर। एक्सप्लेन कर दीजिए सर दोबारा, फिर अप्लाइंग सीएनडी के बाद। सीएनडी के बाद बेटा ऐड करते हैं, ये दोबारा जो है ना, ये इसमें हमने ये h प्लस एच में h माइनस एच ऐड करेंगे तो 2h हो जाएगा, h प्लस एच में से h माइनस एच माइनस करेंगे तो 2 स्मॉल h हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ये h की वैल्यू, कैपिटल H की वैल्यू स्मॉल h के टर्म में आ जाएगा। यस सर। ओके, तो चलो अब देखते हैं, मेरे ख्याल से अगर एक क्लास और हुई तो उस क्लास में थोड़ा सा मैथ हम लोग पहले ही कर लेंगे, और फिर उसके बाद डाउट है। हाँ ठीक है, जो डाउट्स हैं डाउट पूछ सकते हो, क्लास ओवर हो चुकी है। सर डाउट ये है सर, क्वाड्रिलेटरल ABCD has angles, angle BDA is equal to angle CDB is equal to angle 50, and angle DAC is equal to 20 degree, and angle CAB is equal to 80 degree. Find angle BCA and angle DBC. ओके, खतरनाक सर क्वेश्चन इसमें है। मैंने सर कोई थ्योरम नहीं लग रही थी, तो सर मैंने अपने कंस्ट्रक्शन वाले से करा है, तो सर कंस्ट्रक्शन ही करनी पड़ेगी इसमें, या कोई और तरीका है? और कोई तरीका नहीं है, साइन रूल लगेगा इसके, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें 5-6 सॉल्यूशन होते हैं इसके, देखा हुआ है ना तुमने, सर्च किया होगा तो पता चल गया होगा। नहीं सर, मेरे को एक भी आंसर नहीं मिला नेट पे सर। ओके, 4-5 सॉल्यूशन होते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है, और ये बहुत मतलब थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसमें कंस्ट्रक्शन से ही आएगा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के आई थिंक किया होगा तुमने। यस सर, मैंने भी सर साइक्लिक सर मेरा सर मैंने तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम से करा है सर, वो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होता है वैसे तो। हाँ हाँ हाँ, हाँ वही सर, है मैंने वही, वैसे करा था सर, वैसे ही होगा ना? वैसे ही होगा, और नहीं तो साइन रूल लगा के भी होता है, तो साइन रूल हाँ सर, पता है, हाँ साइन रूल लगा के भी ये हो सर जाता साइन में और वो सब नीचे डिनोमिनेटर में सर, वो पता है, लेकिन सर मैंने वो उससे करा नहीं सर। है। साइन रूल से आसान होता है वो क्वेश्चन करना, अब मुझे तो 2-3 साल हो गए किए हुए, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने इतना टाइम लगा था कि मुझे अभी तक याद है वो, कि साइन रूल से ना 3-4 स्टेप में हो जाता है वो सॉल्व। ठीक है, नहीं तो कंस्ट्रक्शन करो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। लेवल 2 का क्वेश्चन है ना? हाँ है लेवल 2 का, ये तो ऐसे ही पूछा है इसने। ऐसे हाँ
ये मॉड्यूल में नहीं होगा, ये तो ऐसे ही अजीब सा क्वेश्चन है। हाँ, और कोई डाउट है बेटा किसी को? ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, और अगली क्लास में हम लोग टाइम मिलेगा तो हम लोग पहले मैथ कर लेंगे, अगर क्लास लगती है तो हम लोग मैथ कर लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग एनटीएससी सीबीएसई आर्काइव के क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के। ट्रिगोनोमेट्री अभी मेरे ख्याल से थोड़ी प्रैक्टिस कम हुई है, तो मैं आप लोगों को जो 53 बच्चे अभी मुझे दिख रहे हैं, 50 बच्चे दिख रहे हैं मुझे अभी इस क्लास में, मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ कि बच्चे प्रैक्टिस आप लोगों को मॉड्यूल से करना है, मॉड्यूल का लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो पक्का करना ही करना है, ये एनटीएससी के लिए मस्ट है, ठीक है, एनटीएससी के लिए मस्ट है। और लेवल 1 जो है सब्जेक्टिव का, ये सीबीएसई के लिए मस्ट है, ठीक है। लेवल 1 सीबीएसई का सब्जेक्टिव के लिए मस्ट है, प्लस सीबीएसई आर्काइव, ठीक है, ये सीबीएसई के लिए मस्ट है। और इसके साथ साथ मॉड्यूल लेवल 1 लेवल 2 ऑब्जेक्टिव जो है ये एनटीएससी के लिए मस्ट है। तो ये आप लोग सभी बच्चे, जो भी बच्चे सिंसियर हैं, ठीक है, जिनके एक्सपेक्टेशंस है कि हमारे अच्छे मार्क्स आए, तो उनको प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। और डाउट्स की जहां तक बात है, तो डाउट्स हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे, और अगली क्लास में क्लास के पहले या क्लास के थोड़ी देर के बाद भी डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके सर। हाँ, तो अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Good evening, गुड इवनिंग सर। Thank you, sir.